कॉग्निटिव साइकोलॉजी हम This call is लास्ट now क्लास में being स्टार्ट किया हुआ था। recorded. इसको बस एक बार देख लेते हैं कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी के अंदर हमने क्या क्या टॉपिक कवर करे हैं अभी तक। हमने सेंसेशन कवर कर लिया, परसेप्शन आज हम शुरू करेंगे। तो नियरली कितने हैं कॉग्निटिव साइकोलॉजी के पैमाने क्या क्या हैं? 1 2 3 4 5 6। ठीक है। अगर हमने किसी की बुद्धिमत्ता को, इंटेलिजेंस को, कॉग्निटिव साइकोलॉजी को हमने पढ़ना है, समझना है, तो 6 ऐसी चीजें हैं जिसके थ्रू हम उनको पढ़ सकते हैं। जज तो नहीं, थोड़ा नेगेटिव वर्ड हो जाता है आज की डेट में, बट हाँ, उनको समझने में, उनको पढ़ने में हमें थोड़ी आसानी होती है। ठीक है। तो उसमें पहली क्या चीज आती है कि वो उनका सेंसेशन कैसा है किसी भी चीज के साथ। उनका जो सेंसिटिव सॉरी जो हमारे 5 सेंसेस हैं, उनसे वो किस प्रकार से ज्ञान को अर्जित करते हैं और फिर उनकी प्रतिक्रिया कैसी होती है। तो ये कॉग्निटिव साइकोलॉजी है। ठीक है। जैसे कुछ लोगों का टच इतना अच्छा होता है कि अगर आंखें बंद कर दी जाए, गेम्स भी खेलते हैं, आप सबने देखा है ना, टीवी शोज वगैरह में गेम्स खेलते हैं, तो कहेंगे टच करके बताइए ये क्या है, गेस कीजिए कैसा है। तो यहाँ उनकी कॉग्निटिव साइकोलॉजी कौन सी टेस्ट करी जा रही है? सेंसेशन की। ठीक है। अगर हम कहेंगे कि दूर देख के आप बताइए कि ये चीज कैसे लग रही है, इल्यूजन्स का जो हम देखते हैं ना कई जगहों पे, स्पेशली अब तो इंडिया में भी होता है, पहले फॉरेन में बहुत होते थे इस तरह के म्यूजियम्स होते थे, कि जहाँ पे इल्यूजन्स यानी कि शीशों से जो ये मिरर होते हैं, मतलब मिरर से बनाए हुए इल्यूजन्स होते हैं, और कुछ उनके ऊपर बनाए हुए पैटर्न्स जो होते हैं, ऑप्टिकल इल्यूजन्स क्रिएट करते हैं वो। उससे क्या होता है कि ऐसा लगेगा कोई चीज घूम रही है या कोई किसी चीज में एक गड्ढा है, कुछ ऐसा देखने पे लगेगा, प्रतीत ऐसा होगा। लेकिन जिसकी कॉग्निटिव साइकोलॉजी बड़ी अच्छी है, वो देख सकते हैं, सेंस कर सकते हैं कि नहीं, ये तो एक ऑप्टिकल इल्यूजन में मुझे डाला हुआ है, इन रियलिटी ये ऐसा नहीं है। इसका एक और एग्जांपल यहाँ पे समझ के इसको हम सेंसेशन को यहाँ पे कवर करेंगे कि मिराज इफेक्ट, अगर किसी को याद होगा 10th क्लास में हम लोग पढ़ते थे साइंस के अंदर, मिराज इफेक्ट। मिराज इफेक्ट क्या होता है कि मान लीजिए दूर मेरी गाड़ी है और गर्मियों के दिन है, धूप वाले, बिल्कुल कड़ी धूप वाले दिन है, तो दूर से जब मेरा कार का डिस्टेंस उस रोड के उस पॉइंट पे जहाँ ये इफेक्ट हो रहा होगा, उसमें डिस्टेंस है, काफी दूरी है उसके अंदर। ठीक है। उस दूरी में मुझे ऐसा प्रतीत होगा कि वहां पानी है, भरी धूप में सड़क के ऊपर वहां पानी है, मुझे कुछ इस प्रकार का प्रतीत होगा। जब हम पास जाएंगे वहां कुछ भी नहीं होगा, सूखी सड़क मिलेगी आपको। तो एक मिराज इफेक्ट इफेक्ट क्रिएट होता था, अगर किसी को थोड़ा सा इस बारे में याद होगा। तो ये एक तरह का, ये भी आप कह सकते हैं कि ये जो है, ये आपकी कॉग्निटिव साइकोलॉजी के अंदर सब कुछ कवर होगा कि आपको क्या चीज दिख रही है और कैसे उस चीज को आप परसीव कर रहे हो, क्या आप सच्चाई देख पा रहे हो या नहीं देख पा रहे हो, और जो दिखा उससे आप क्या समझ पा रहे हो। इसका हिंदी भाषा में एक मुहावरा है, मुहावरा ही कहेंगे, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। ठीक है। जो जिसको जैसे परख पाता है, कैसे देख पा रहा है, कैसे समझ पा रहा है, देख कर, सुनकर, समझ कर, वो सारी चीजें किसमें आएंगी? सेंसेशन के अंदर आएंगी। सेंसेस के साथ सेंसेशन वर्ड जुड़ा है। ठीक है, यहाँ से हमें याद रहेगा। अब परसेप्शन को समझते हैं। परसेप्शन का मतलब क्या होता है? परसेप्शन को पहले ही हम यहाँ पे एक छोटे से शब्द के अंदर समझ लो, आगे बहुत इजी हो जाएगा। धारणा, आपकी किस प्रकार की धारणाएं हैं, मतलब कि ये कि आप किस तरह का, आपका बिलीफ सिस्टम किस प्रकार चलता है, आपका, आप किन बातों को मानते हो। आपका कहते हैं ना कि मेरा मानना ये है, मैं इस बात पे ऐसे बिलीव करती हूँ। अच्छा, आपका मानना क्या है? विचारों का आदान प्रदान करते हैं ना जब आपस में, तो वहां हम परसेप्शन की इस तरह से बात करते हैं। थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसमें कैसे दिया है इन्होंने, आई मीन टेक्निकल लैंग्वेज में अगर हम कहें तो वो कैसे है। तो परसेप्शन इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग सेंसरी स्टिमुलाई। स्टिमुलाई का मतलब क्या होता है, यहाँ पे पहले इस वर्ड को समझ लेते हैं, ये बार बार यूज होता है और ये मेडिकल टर्म के अंदर ज्यादा यूज होता है। स्टिमुलाई स्टिमुलस का ही वर्ड है। ठीक है। ये क्या कहना चाह रहे हैं? स्टिमुलस इज प्लूरल और ये सिंगुलर में होता है। ठीक है ना। तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि कोई भी चीज अगर आपको, आपकी आंखों के सामने कोई ऐसा ज्ञान आया है, अब ज्ञान आया है, आपने उसे अर्जित किया और उसको जैसे आप ब्रेन में लेके गए, फिर आपने उसके ऊपर प्रतिक्रिया दिखाने के लिए, रिस्पॉन्स को दिखाने के लिए आपने कोई भी क्रिया करी। ठीक है। लेकिन जो वो रिस्पॉन्स आया है ना, और आपने उसको सॉरी, जो इंफॉर्मेशन आई है उसे आपने ग्रहण कर लिया, ये स्टिमुलस है। ठीक है। किसी भी चीज का, किसी भी चीज को देखना,
कोई भी चीज है, आप उसको देख रहे हो, कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए यहाँ पे छोटा सा पेड़ बना देते हैं, ठीक है। इसको आपने देखा है ना, ये एक स्टिमुलस है। ये जब देखा आपने और उसको देख के आपने कोई भी चीज सोची, कुछ भी देखा, मतलब कुछ भी उसके बारे में आपने कोई भी विचार आपके मन में आए, ये क्या है, स्टिमुलस आपके लिए, ठीक है। अब इसके अलावा पेड़ हो सकता है, अब यहाँ पे फ्रेग्रेंस हो सकती है, कोई भी स्मेल हो गई, ये भी एक स्टिमुलस है। किसी ने टच करा, वो भी आपके लिए एक स्टिमुलस है, ठीक है। जिस प्रकार से आपकी बॉडी को कोई कोई एक ऐसी प्रतिक्रिया आपके साथ हो रही है जिसे हम स्टिमुलस बोलते हैं, लेकिन वो इतनी तो होनी चाहिए कि जिससे कि हम उस चीज को सेंस कर सकते हैं, सॉरी ये सेंस नहीं बोलेंगे, हम उसको उसको या तो देख सकते हैं, या हम उसको सूंघ सकते हैं, या हम उसको उसको टच कर सकते हैं। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, जैसे कि थ्रेश होल्ड वर्ड लास्ट टाइम भी हम थोड़ा डिस्कस कर रहे थे उसके बारे में, कि थ्रेशोल्ड का एग्जैक्टली क्या मीनिंग हुआ। ये दोनों वर्ड्स बार बार यूज होते हैं और होते रहेंगे। ह्यूमन एनाटॉमी में एक दो जगह पे आपको पढ़ने को मिलेगा, साइकोलॉजी में कई बार पढ़ने को मिलेगा। थ्रेशोल्ड एक ऐसी लिमिट है, या कहें कि ऐसा एक नंबर है, या एक ऐसी पावर है, एक ऐसा लेवल है कि जहां आप पहुंचेंगे या वो चीज पहुंचेगी तभी आप, या आप उस चीज को टच कर पाओगे। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसमें सारा कुछ कवर भी हो जाएगा इससे, ठीक है, ताकि आप उसको अ, इसी के थ्रेशोल्ड से इस चीज को थोड़ा समझ भी पाएंगे, परसेप्शन को भी, ठीक है। इसको लेते हैं हम, ठीक है। इससे ना, इसको हिलाने के लिए एक स्टोन है और एक मैन है, ठीक है। ये बहुत बड़ी चट्टान है, स्टोन ही बोलूंगी, चट्टान है, बहुत बड़ी चट्टान है, ठीक है। इसने इसको हिलाने के लिए ना 10 न्यूटन की पावर लगाई, काम नहीं आएगी। ये कहता है कि मुझे हिलाने के लिए कम से कम 15 न्यूटन चाहिए। ये जो कम से कम है ना, इसे कहते हैं थ्रेशोल्ड। अब 15 ऊपर 15.5 लगाओ, 15.1 लगाओ, वो चट्टान हिलेगी ही हिलेगी। आपने 15 लगाई है ना, मिनिमम इतनी रिक्वायर्ड है। तो जितनी बार भी आप 10 लगा लो, वो वेस्ट है। वो क्या है, वेस्ट है। चट्टान अपनी जगह से नहीं हिलेगी। तो आप जब तक 10 यूनिट से ऊपर उठकर 15 यूनिट तक नहीं आ जाओगे, यानी कि 15 न्यूटन की आप फोर्स नहीं लगाओगे, जान नहीं लगाओगे, दम नहीं लगाओगे उस चट्टान को हिलाने के लिए, तब तक वो अपनी जगह से नहीं मूव करेगी। अब 16 लगाओ, 17 लगाओ, 18 लगाओ, वो उतना आगे जाएगी, ठीक है। तो थ्रेशोल्ड यहाँ पे क्या हुआ, 15। 15 क्या होता है, 15 न्यूटन की जो पावर आपने फोर्स लगाया है ना, कम से कम जो चीज चाहिए होती है, कम से कम रिक्वायरमेंट जिसे कहते हैं ना, इतना तो हो, एटलीस्ट इतना तो होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड एज अ थ्रेशोल्ड। आप मूलभूत में अगर किसी चीज को समझना चाहते हैं, ज्यादा टेक्निकल में नहीं जाना, ठीक है ना, बाकी इतना इतना मीनिंग आपके लिए भी इस टाइम पे काफी है। और जितना जितना आप पढ़ते जाओगे, उतना तो ज्यादा आप उस थ्रेशोल्ड के उस एरिया में ज्यादा उसको कनेक्ट कर पाओगे। जैसे कल मैंने बताया भी था, विबग्योर में जो लाइट्स हम देख पा रहे हैं, वो हमारे थ्रेशोल्ड के अंदर आती है, कि एटलीस्ट इतना तो उसका वो होना चाहिए। लाइट पर हम क्या बोलेंगे इसको, आई एम फॉरगेटिंग द वर्ड, इंटेंसिटी नहीं, लाइट को देखने के लिए एक एक वर्ड यूज होता है, कि अगर हम लाइट किसी भी कलर को अगर हम देख पा रहे हैं, तो उसका इतना थ्रेशोल्ड होता है। जब वो थ्रेशोल्ड, उसके बाद ही हमें वो कलर दिखाई देगा, या हमें वो लाइट दिखाई देगी, ठीक है। मैं आई एम सॉरी, आई एम फॉरगेटिंग द वर्ड, मैं लास्ट टाइम मैंने बताया था। ओके। तो परसेप्शन में यहाँ पे कैसे चीजों को यूज करना चाह रहे हैं, कैसे कहना चाह रहे हैं कि बुद्धिमत्ता, यानी किसी की मेधा शक्ति के बारे में हम देख रहे हैं, कि कैसे उसने सेंसेस से उन चीजों को लिया, यानी कि मेरी जो ज्ञान इंद्रियां हैं, मैंने उनसे कैसे मैंने उनसे ज्ञान कैसे, सॉरी, कर्म इंद्रियों से कैसे मैंने ज्ञान अर्जित करा, ठीक है। यानी कि आंख नाक मुंह से हमने कैसे अपने, इनसे मैंने ज्ञान को अर्जित करा है, ठीक है। और अर्जित करने के बाद मैं उसको कैसे ले पा रही हूँ, अब मेरी बुद्धि उसको कैसे ले रही है। जो इसका अगेन एग्जाम्पल हम सब जानते हैं, बड़ा घिसा पिटा सा है, पर हम सब जानते हैं, एक ग्लास आधा खाली है, और वही ग्लास दूसरे के लिए आधा भरा हुआ है। चले, इन्होंने एक नया एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, कि एक को वही नंबर 6 दिखाई दे रहा है, तो दूसरे को वो 9 दिखाई दे रहा है। चीज सबको सेम दिखाई दे रही है,
यही चीज सेम इस प्रकार से ही ये वाली बात आपने पतंजलि योग सूत्र में कहाँ पढ़ी है? कौन से चैप्टर में आता है ये? कौन सा मैम? यही कि धारणाएं जो हैं आपकी कि आप किस तरह से किसी चीज को कैसे देखते हो। सत्व रज तम की जो बात होती है कि जो हमारे प्रकृति है, प्रकृति सबके लिए अवेलेबल है, पर सबको अलग अलग तरीके से दिखाई देती है। क्या ये बात पढ़ी है आपने पतंजलि योग सूत्र में जी इस मैम। प्रकार से? मैम ये 2.18 में 18 में पढ़े, दूसरे का ठहरा हुआ इसमें भी मैम। आता है। हाँ, और ज्यादा डिटेल में कहाँ पर है? भगवत गीता नहीं, में। भगवत भगवत गीता में गीता तो नहीं है। पढ़ा। नहीं नहीं नहीं, मैं पतंजलि योग सूत्र में कह रही हूँ। ये लास्ट चैप्टर में कैवल्य पाद में हमको मिलता है। जी मैम, केवल पाद ठीक में है ना? मैम वहाँ पे डिटेल में बताया गया है। हाँ जी, डिटेल में बताया गया है। यहाँ थोड़ा सा स्टार्ट में दिया हुआ है एक ग्लिम्स की तरह, और बाद में लास्ट चैप्टर के अंदर उसको बहुत खुल के अच्छे से बताया है। ठीक है, कि यही चीज सबको अवेलेबल है देखने के लिए, लेकिन किसी को देखने का तरीका, सबका जो विजन है, सबकी जो नजरिया है, सबका जो चश्मा है, वो अलग अलग है। ठीक है, तो ये परसेप्शन होता है। क्लियर हो गया? इस लाइन में आपने क्या बात चीज, किस चीज को आपने याद रखना है, वो यही लाइन है। ठीक है, यहीं से उठा के क्वेश्चंस बनते हैं। Process of interpreting something that we see or hear or in our mind and use it later to judge, give a verdict on a situation, person or a group। मैंने कोई भी किसी प्रकार का भी मैंने ज्ञान प्राप्त करा, देखकर सुनकर, मैं अपने मन में लेके गई, यानी कि ब्रेन में लेके गई, उसको फिर मैंने आने वाले वक्त के लिए उसको मैंने यूज करा कि उसको अपनी वर्डिक्ट देने के लिए। मीन्स मैंने क्या, मैं क्या सोचती हूँ या मैं क्या समझती हूँ, ये इंसान कैसा है। जैसे कहते हैं ना, बड़े बड़े बुजुर्ग ये बात कहे गए हैं, वो अपने एक्सपीरियंस के साथ वो बात को कह के गए हैं ना। तो वो अपने एक्सपीरियंस से आपके साथ कुछ कहना चाह रहे हैं। उन्होंने जो शेयर करा, उन्होंने जो बात कही, उन्होंने आपके साथ साझा करा। यहाँ हम सुनते आ रहे हैं कि बड़े बुजुर्ग ऐसे ही कहावतें नहीं बना के गए, या ये ऐसा नहीं होता, बड़े बुजुर्गों ने समझाया है। तो वो परसेप्शन कहीं ना कहीं पीछे से निकल के आ रहा है। लेकिन उन्होंने उन्होंने तो हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया ना। पर जब वो अपने टाइम पर उस धारणा को बना रहे थे, तब उन्होंने अलग अलग लोगों के साथ उसको डील करा होगा, अलग अलग तरीके से उन लोगों से मिले होंगे, अलग अलग तरीके की सिचुएशंस में रहे होंगे, तब जाके उन्होंने निष्कर्ष निकाला होगा कि ये चीज तो ऐसे होती है। ठीक है, फिर वो जो निष्कर्ष निकाला ना, ये चीज ऐसे होती है, उसको परसेप्शन कहते हैं। आपके पास वो परसेप्शन पास ऑन होती चली जा रही है। ठीक है, पास ऑन होना इज नॉट द परसेप्शन। ठीक है, परसेप्शन को पास करा जा रहा है। ठीक है, perception is the organizing process by which we interpret our sensory input and ये आप यहाँ से इसको याद रखेंगे क्योंकि ये डेफिनेशन दी गई है एडमंड फेंटिनो के। उन्होंने कहा है कि परसेप्शन नाम की चीज क्या होती है। वो कहते हैं अपने जो आपका ये एक तरह का एक प्रोसेस है, एक ऑर्गेनाइज्ड कहेंगे, या ऑर्गेनाइज करना एक प्रोसेस को, जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि कोई भी चीज मुझे दिख रही है ना, उसका मीनिंग निकालना। और हर इंसान अलग अलग तरीके से मीनिंग निकालता है। इसका एक और तरीके से भी कह सकते हैं, सबका हेलो बोलने का तरीका अलग होता है। और जैसा कि हम सब अभी पुराना एग्जाम्पल हम देखते आ रहे हैं, एक के लिए गिलास आधा खाली है तो दूसरे के लिए भरा हुआ है। एक कान पकड़ा हुआ है, किसी ने हाथ घुमा के, किसी ने कैसे, और किसी ने बहुत सीधे तरीके से पकड़ा हुआ है, सरल तरीके से पकड़ा हुआ है। उसमें आप किस प्रकार की गहराई को देखते हो, ये सब कुछ देखना। किसे कहते हैं, किसने ये बात समझाने की कोशिश करी? एडमंड पेंटिनो ने। ठीक है, वैसे तो इसकी इनकी डेफिनेशन एज सच नहीं आई कभी, इस तरह से तो कभी नहीं पूछा गया, पर एग्जाम का लेवल बढ़ता जा रहा है तो आप एक बार पढ़ लीजिएगा इसको। ठीक है, in case of perception we process information and make out the meaning of the stimuli available to us। सेम बात को ही कहना चाह रहे हैं, everyone have different perception। यही बात हमने अभी समझी कि हर इंसान का देखने का नजरिया और उनकी आंखों पे चढ़ा चश्मा अलग ही होता है। ठीक है, ये परसेप्शन जो है ना, वो 6 प्रकार के होते हैं। कैसे कैसे? सुनकर, छूकर, बोलकर, या फिर सोशल वर्ल्ड के अंदर इट परमिट्स people to understand other individual and groups of their social world। मतलब एक तरह का ऐसे अपने आप को साझा करना लोगों के साथ, अपने आप को, अपने विचारों को। कहते हैं ना कि एक बहुत आम भाषा में बोलते हैं
फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हुई, या मेरी इसके साथ वाइब मैच नहीं हुई, या मेरी इसके साथ वाइब मैच हो गई, ठीक है? कुछ इस प्रकार से। कुछ जगहों पे आपको वो बात समझ आ जाती है सामने वाले की, और कुछ जगहों पे हमें नहीं आती। कुछ जगहों पे हमें लगता है पता नहीं बड़ी ही ना अजीब-सी बातें करते हैं, पता नहीं, मतलब मुझे नहीं ये इंसान पसंद, या आप कहेंगे मुझे पसंद है। मुझे इसकी बातें समझ भी आती हैं, अच्छी लगती हैं, इनसे कुछ सीखने को मिलता है हमें, ठीक है? और ये हमारी बात भी सुनते हैं। कुछ इस प्रकार का जब रिलेशनशिप बनने लगता है, तो वो भी हमारे किसके अंदर आएगा? परसेप्शन के अंदर आएगा, ठीक है? फिर आता है टेस्ट। टेस्ट में क्या-क्या आ गया? टेस्ट में सब कुछ किस हर प्रकार से हम उसको कैसे हम अपनी जिह्वा पे उस चीज़ को ले पा रहे हैं, कैसे उसको सेंस कर पा रहे हैं। अदर सेंसेस, सेंसेशन फेल्ट इन थ्रोट, एब्डोमेन, पेन एंड बैलेंस, ठीक है? अब ये परसेप्शन की जो ये बात कर रहे हैं, 6 टाइप की जो परसेप्शन बताई, ऊपर समझा था हमने अपने एक्सपीरियंस, ये वो इतना कुछ समझा हमने। उसके अंदर अ, ये अगर हम टेस्ट की बात करें, ये किस प्रकार का परसेप्शन आया? ये किस प्रकार से हमें एक परसेप्शन दे रहा है? मेरी धारणाएँ कैसी बन रही है इसके अंदर? अगर अच्छा ठीक है। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, परसेप्शन के अंदर हम समझते हैं जब टेस्ट की बात आती है, तो परसेप्शन में क्या कहना चाह रहे हैं वो, कि मेरी धारणा किस प्रकार से बनती है, या मैं किस प्रकार की मेरी सोच है उस तरफ में, जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन। एक तो ये बात आप समझ लीजिए यहाँ से, ठीक है? लेकिन अगर मान लीजिए मैं खाना खा रही हूँ और मुझे वही खाना, या कहें कि मुझे थोड़ा-सा हटकर उससे ज़्यादा मिर्च मसालों वाला खाना मुझे नहीं पसंद, या कोई ऐसा खाए, तो मेरी धारणा उसके प्रति किस प्रकार की होगी? या कोई नॉन-वेज खाता है तो मेरी धारणा उसके प्रति किस प्रकार की होगी? या मैं खाऊँ तो मुझे उससे वॉमिटिंग आ जाएगी, ठीक है? या फिर किसी चीज़ से हमें होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो अ, एलिमेंट्स हैं, किसी भी प्रकार की कोई व्याधि है, आदि व्याधि है, वो धीरे-धीरे ठीक होती है। उससे हमें एक नए थॉट्स को पकड़ने में हमें आसानी होती है, ठीक है? अच्छा-अच्छा बिल्कुल शाकाहारी खाना अगर हम खाते हैं, तो हमारे दिमाग में ना सिर्फ़ ऊर्जावान कहेंगे कि एक सकारात्मक ऊर्जा हमारे अंदर ज़्यादा उत्पन्न होती है। क्यों? जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, बिल्कुल शुरुआती क्लासेस में शायद मैंने ये बात बताई भी थी वहाँ पर, कि जब हम किसी जानवर को मार के खाते हैं, तो उसके इमोशंस भी हमारे अंदर आते हैं, ठीक है? मरते वक़्त के भी इमोशंस आते हैं, और जो उसकी लाइफ़ लॉन्ग भी उसके इमोशंस रहे होंगे, वो भी हमारे हमारे पास आ जाते हैं। उसको नलिफ़ाई करके फिर हम अपने आप को जान पाते हैं। लेकिन जब हम शाकाहारी खाना खाते हैं, यानी कि हम फल-फूल खाते हैं, सॉरी, सब्जियाँ खाते हैं, इस तरह का अगर हम खाना खाने को ग्रहण करते हैं, तो इसमें जो किसान की जो मेहनत होती है, उसको हम पहले धन्यवाद करते हैं। दिल से हम उनको धन्यवाद करते हैं, और जितने भी इस प्रोसेस में जहाँ जहाँ से हमें खाना प्राप्त हुआ, उनको हम धन्यवाद करते हैं खाना खाने से पहले ही। फिर हम परमात्मा को अर्जित भी करते हैं कि अर्पण करते हैं कि आज हम ये खा रहे हैं, या जो भी हमें प्राप्त हुआ है, ये आपके लिए है। मान लीजिए दोनों में से कोई भी चीज़ आप नहीं कर रहे, मान लेते हैं, ठीक है? बहुत लोग हैं नहीं करते। लेकिन आप जब उस खाने को ग्रहण करते हैं, वो फ्रेश खाना जो होता है, फल है, सब्ज़ी है, कुछ भी अगर आप खा रहे हो, उसके अंदर ना कोई ऐसी एनर्जी नहीं है, नकारात्मक ऊर्जा नहीं होती, जिसको हमें नलिफ़ाई करना होता है। वो सिर्फ़ सूर्य की रोशनी से उपज होती हैं, या वाटर की एनर्जी से उपज हुई होती हैं, तो उनके अंदर एक अच्छी एनर्जी उसके अंदर स्टोर हुई होती है, जो हमारी बॉडी के लिए, हमारी सेल्स के लिए बहुत अच्छी है, ताकि हम अच्छी और सकारात्मक ऊर्जा को और अपने अपने अंदर संजो सकें, और उससे अच्छे विचारों को हम आगे की तरफ लेकर आ सकें। अगर मेरे अंदर कोई नेगेटिविटी हो, या कोई ऐसे इस तरह की नकारात्मक ऊर्जा हमारे अंदर हो, जो हम जानवरों को मार के खा रहे हैं, हमने श्रीमद् भगवद गीता में पढ़ा है कि मरते वक़्त में जो विचार या जो प्रकार का आपका मन में भाव होगा, वही अगला जीवन मिलता है। ये उपनिषद में हमें पढ़ने को मिलता है, करेक्ट? तो किसी जीव को मार रहे हैं, या किसी ने मारा है, तो उसको वही चीज़ तो मिलेगी, जैसा थॉट उस प्रोसेस उस टाइम पे उस जानवर का रहा होगा। मैं एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ यहाँ पे, बाकी जो खाते हैं उनकी मर्ज़ी है, ठीक है? ओके, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग परसेप्शन। अब क्या-क्या ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से किसी की धारणाएँ बदल सकती हैं, चेंज होती हैं, या उसपे इफ़ेक्ट पड़ता है उसका? ठीक है, फैक्टर्स इन द परसीवर, यानी कि जो ले रहा है, जो उन चीज़ों को देख रहा है, कर रहा है, यानी जैसे कि हम इस वक़्त, ठीक है? एटीट्यूड, मोटिव्स, इंटरेस्ट, एक्सपीरियंस, एक्सपेक्टेशन,
एटीट्यूड कैसा मतलब कि किसी का कैसा भाव है, आचरण किस प्रकार का है, ठीक है? मोटिव्स क्या, उसके गोल्स क्या हैं, वो क्या अपने जीवन में क्या पाना चाहते हैं, क्या सोचते हैं, क्या करना है अपने जीवन में, उस प्रकार के जो मोटिव्स हैं, उनके गोल्स आप कह सकते हो। इंटरेस्ट किस किस प्रकार के हैं, जैसे कि हम लोग योग में हैं, तो हमारा इंटरेस्ट किसमें रहेगा? फिजियोथेरेपी में रहेगा, एक्यूप्रेशर में रहेगा, आयुर्वेद में रहेगा, योग के और ग्रंथों में हमारा इंटरेस्ट ज़्यादा बनेगा। एक्सपीरियंस, कोई योगासन सिखाने में एक्सपीरियंस उनका अच्छा गेन हुआ है, किसी को मेडिटेशन या प्राणायाम सिखाने में है, तो सबके अलग-अलग एक्सपीरियंस है, ठीक है? फिर आता है एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन क्या है? एग्ज़ैक्टली आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि मेरे को इस चीज़ से क्या मिलेगा या उस इंसान से या दूसरे इंसान से मुझे क्या मिलेगा, ठीक है? ये तो मैंने आपको वर्ड के मीनिंग वाइज़ बताया। अब परसेप्शन में क्या है, किसी का जो एटीट्यूड है, मैं उससे क्या उसकी धारणा बनाऊँगी। कितना एटीट्यूड है इस लड़की में, कौन बात करेगा इससे? हम ऐसा कहते हैं ना लड़कियों में बड़ा एटीट्यूड होता है, तो एक धारणा बन गई है, ये एक धारणा बन गई है। मोटिव्स, अब मेरा मोटिव क्या है ये मेरा परसेप्शन, अब अगर आपने देखा कि मेरा मोटिव ही नहीं है कि मैंने ये चीज़ करनी ही नहीं है, तो आप मुझसे उस टॉपिक पे बात नहीं करेंगे। लेकिन अगर मेरा मोटिव है, जो आपके मोटिव से या आपकी जानकारी जो आप हम मुझसे लेना चाहते हैं, वहाँ मैच करता है तो आप मुझसे उस बारे में मुझसे बात करेंगे। तो आपकी धारणा क्या हो जाएगी कि इसका मोटिव ये है, तो इट मीन्स इसके पास ये नॉलेज होगी, ठीक है? इस प्रकार से। इंटरेस्ट के ऊपर भी क्या आप बात को कह सकते हैं? कि इसका इंटरेस्ट ना ये अच्छा ये इस तरह की वीडियोस बहुत देखते हैं, अच्छा ये ना इस तरह की बुक्स बहुत पढ़ते हैं, तो इनको इनको पता होगा या इनसे पूछते हैं, इनको नॉलेज होगी इसके रिगार्डिंग। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, इनको खाना खाने का बड़ा शौक होता है, तो उनको पता होता है किस स्टेट में, कौन-सी जगह पे, कौन-सा रेस्टोरेंट कितना अच्छा है, किस गली में है और वो कितने बजे खुलता है, कितने बजे बंद होता है, सबसे बेस्ट उस उनकी स्पेशलिटी क्या है, जो लिखा है वो उनकी स्पेशलिटी है या फिर कुछ और उन्होंने डिस्कवर करा कि यार लिखते तो वो ये अच्छा है, लेकिन बनता उनके यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा अच्छा है। तो ये उनके इंटरेस्ट के अंदर है, तो हम उन्हीं को सबसे पहले पकड़ेंगे, तो मेरी धारणा उनके प्रति इस प्रकार की हो जाएगी। ठीक है ना? किसी की कॉग्निटिव साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं हम ये। हम क्या पढ़ रहे हैं? किसी की कॉग्निटिव साइकोलॉजी। उसके अंदर हमने क्या पढ़ा? परसेप्शन। परसेप्शन को मैं कैसे किसी और के परसेप्शन को कैसे जज कर रही हूँ या पढ़ रही हूँ। ठीक है? फिर एक्सपीरियंसेस कि हम ये तो जॉब का ही आप समझ लीजिए। जी, आपको कितने साल का एक्सपीरियंस रहा है? तो मेरे रिज़्यूमे में 10 चीज़ें लिखी हुई हैं और 10 तरह के डिफरेंट-डिफरेंट मैंने एक्सपीरियंसेस शेयर करे हुए हैं कि किसी का अकाउंट्स में एक्सपीरियंस है, फिर उन्होंने कहा मेरा मार्केटिंग में बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है, तो वो पूछना चाहेंगे कि आपका किसमें कितना ज़्यादा एक्सपीरियंस है? आप उस वाली चीज़ के ऊपर जॉब कर रहे हैं, तो आप उसको ज़्यादा हाइलाइट करोगे। करेक्ट? अपना रिज़्यूमे उस प्रकार से ज़्यादा बनाओगे, ताकि आपके एक्सपीरियंस को वहाँ पे यूज़ किया आपके बेनिफिट में रहे वो, ठीक है? सॉरी। एक्सपेक्टेशंस क्या होती हैं? एक्सपेक्टेशन आपकी या किसी और की दूसरों के प्रति कैसी एक्सपेक्टेशन है हम उस उनकी क्योंकि हम दूसरे को जज कर रहे हैं ना यहाँ पर ज़्यादा। जैसे कि एक्सपेक्टेशन कि यार ये ना दूसरों पे एक तरह डिपेंड सा ही रहता है। ये ना दूसरों से पैसे ही माँगता है। अच्छा इस ये ना कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट करता है। ठीक है? ये जब देखो इसके बारे में ना जब भी देखो ये कुछ ना कुछ इस प्रकार की चीज़ों के बारे में ही कहीं कि इसी से ही इसके बारे में ज़्यादा पूछता रहता है या इस पे ज़्यादा कहीं फ़ोकस इस बात पे ज़्यादा रखता है अपना, कि मुझे ऐसी चीज़ें मिले, मुझे ये मैंने ये काम करा तो मुझे ऐसा मिले। जैसे मैं इसका एग्ज़ाम्पल देती हूँ यहाँ पर आप सबके साथ साझा करती हूँ। कुछ लोग दान पुण्य बहुत करते हैं, तो उनकी एक्सपेक्टेशन होती है परमात्मा बड़े खुश होंगे, बहुत खुश होंगे। मुझे स्वर्ग की यात्रा मिलेगी, मेरे को नरक नहीं जाना पड़ेगा। तो एक्सपेक्टेशन क्या है एट द बैक? वो हम सब जानते हैं। जबकि हम अपने ग्रंथों में एक बात को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं कि अगर आप ये सारे काम कर भी रहे हो, तो आपको आसक्ति रहित करना है। करना है, पर आसक्ति रहित करना है। ठीक है ना? तो एक्सपेक्टेशन के बेसिस पे हम उस चीज़ को समझ पाते हैं कि इस इंसान की ये कर तो अच्छा रहा है उसके साथ। अच्छा आपने ये इसके साथ ऐसे इस वज़ह से कर रहा है, इसको ये पैसे चाहिए थे। अच्छा ऐसे, तो एक्सपेक्टेशन के साथ हम उस इंसान को जज कर सकते हैं और अपनी दूरी या क्लोज़नेस हम उस प्रकार से बना पाते हैं। ठीक है? रहता है फैक्टर्स इन द टारगेट, साउंड, साइज़, बैकग्राउंड, मोशन, ठीक है? क्या किस प्रकार का टारगेट है उनसे इंसान का कि वो उनका गोल कैसे बनाया उन्होंने? साउंड के हिसाब से हम उनको देखते हैं, साइज़ के हिसाब से हम लोगों को जज करते हैं, बैकग्राउंड कैसा है, उसे जज करते हैं। मोशन मीन्स किस प्रकार की कार्यप्रणाली है उनकी, उस प्रकार से साउंड से मतलब हो गया, साउंड से कुछ भी हो सकता है, ठीक है? जैसे कि टारगेट है, किस प्रकार से साउंड करता है, जैसे कि अगर किसी काम ही है इसके लिए आप ये कह सकते हैं कि इस घर से मान ली मैं एग्ज़ाम्पल देती हूँ प्लीज़ फॉर योर फाइंड नाउ है।
मान लीजिए किसी के घर से बहुत ज्यादा आवाज आती है लड़ाई वगैरह की, तो हम ये सोचेंगे कि घर से हमेशा लड़ाई होती रहती है। अब ये नहीं पता कि कोई बहुत ऊंची आवाज में बात करता है, वो लड़ाई नहीं कर रहा, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा कि एग्जैक्टली शब्द क्या है। या मान लीजिए वो किसी और लैंग्वेज के है, उनका मूल निवास कहीं और का है, कोई मान लीजिए राजस्थानी है और साथ वाला जो है वो साउथ इंडियन है, तमिल में बात करते हैं, तो वो बहुत जोर जोर से बात कर रहे हैं, उनको लगेगा कि नहीं इनकी घर तो लड़ाई होती है। पर वो तो ये सुन नहीं पा रहे कि एक्चुअली में वो तो कुछ और है, पर उनका बात करने का लहजा या इस तरह का तरीका है उनका, ऐसा है। और अगर हम टारगेट्स के अंदर बात करें, तो टारगेट्स के अंदर हम कैसे कहेंगे, साउंड बड़ा मैटर करती है उस जगह पे जब टारगेट की बात आती है। तो जैसे कि हम कहेंगे कि किसी किसी कि आपके गोल्स किस प्रकार के हैं, आप किस तरह का नेतृत्व आपका खुद का अपने जीवन का किस प्रकार का है। तो आप देखेंगे ना यार, बड़ी धीमी आवाज में बात कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस नहीं है शायद इनके अंदर। कोई बहुत ऊंची आवाज में सतर्क होके बिल्कुल एकदम आर्मी ऑफिसर की तरह बात करते हैं, कहेंगे अरे वाह क्या इनका है। तो देखिए ना कि बात करने का जज्बा देखिए इनका कैसा है, इनकी आवाज सुनने बिल्कुल शेर की दहाड़ लगती है। तो वहां पे भी हम उनको देख पाते हैं कि अच्छा उनकी गुरूस इस प्रकार की है, अच्छा वो खुद की सोच है, उनका नेतृत्व अपने जीवन का कुछ इस प्रकार का है। फिर देन साइज और बैकग्राउंड एंड मोशन हमने ये भी समझा। ठीक है, फैक्टर्स इन द सिचुएशन कि किस प्रकार का जो ये अभी जो हमें सिचुएशन मिली है वो किस प्रकार की है, टाइम एंड वर्क सेटिंग्स। ठीक है, टाइमिंग किस प्रकार की है उस हिसाब से हम वो करते हैं कि मान लीजिए किसी को देर हो रही है, वो बार बार टाइम देखता रहेगा, हम कहेंगे इसको बड़ी जल्दी हो रही है। पर ये नहीं देख पा रहे हो कि रात हो चुकी है और सामने वाले को हो सकता है कि अपने घर के लिए कन्वीनियंस की प्रॉब्लम हो रही हो। ठीक है, तो धारणाएं किस प्रकार से फॉर्म कर ली हमने, इस प्रकार से थोड़ा सा हम समझेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। हम कहेंगे वो तो अभी देखना 5 मिनट बाद ये फिर से टाइम देखना शुरू कर देंगे, देखना देखना देखना। तो वो ये अब जो समझदार होगा, ओपन माइंडेड होंगे, तो वो समझ जाएंगे कि इनको प्रॉब्लम है कन्वेंस की। ठीक है, मैं एग्जांपल दे रही हूँ सिर्फ यहाँ पर। ठीक है, फिर आता है वर्क सेटिंग्स की। और वर्क सेटिंग्स में हम सिचुएशन की बात करेंगे, धारणाएं देखेंगे कि किसने कैसे अपने काम को ऑर्गेनाइज करके रखा है। जैसे कि आगे अगर मैं ये बात आपके ऊपर लगा लूं, मैं आपसे पूछूं कि आपने नोट्स कैसे बनाए, हाउ यू आर ऑर्गेनाइजिंग योर नोट्स, हाउ यू आर ऑर्गेनाइजिंग योर स्टडी पैटर्न, तो मैं इसे समझ पाऊंगी, बहुत आसान हो जाएगा मेरे लिए आप लोगों को पढ़ना कि कौन पढ़ाई कर रहा है कौन नहीं कर रहा। इसलिए हम कहते हैं कि टीचर्स के लिए इतना मुश्किल नहीं होता कि ये देखना कि कौन पढ़ने वाला बच्चा है कौन नहीं है। ठीक है, उनके साउंड से किस प्रकार से टारगेट पता चलती है ना मुझे कि आप, मैंने आपसे कुछ पूछा आपने तुरंत मुझे जवाब दिया, या फिर आपने, अगर मैंने क्लास बहुत लंबी ली आप मेरे साथ चलते रहे। ठीक है, टाइम आपका, आप नोट्स प्रॉपर्ली बना रहे हो, वर्क सेटिंग सबकी प्रॉपर्ली है, मैं आपको जब कहूँ ये कार्य करके आना, आप वो कार्य को करके आते हैं, आप जागरूक अवस्था में हैं और सतर्क हैं। ठीक है, बैकग्राउंड में आप चाहे मान लीजिए कि नहीं है इतना, योग से रिलेटेड नहीं है कुछ है, तो आपके टारगेट उस प्रकार से कि मेरे घर में सब योग से है, तो मुझे भी करना है कुछ भी। ठीक है ना, और अगर साइज को तो यहाँ पे हम नहीं ले पाएंगे, पर लेकिन हाँ साउंड से हो गया, क्योंकि सारी चीजें लागू नहीं होती ना, कोई एक ऐसी चीज हमें हेल्प करती है। साउंड से हो गया कि किस प्रकार से आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, तो मुझे आपकी जवाबदारी में मुझे पता चल जाएगा कैसे आप आंसर कर रहे हो, कितने सही से आप आंसर कर रहे हो, कॉन्फिडेंस के साथ कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो योग आपके ऊपर, आप मीन्स डेली योग कर रहे हो, तो कॉन्फिडेंस आपके अंदर अपने आप आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलिए, परसेप्चुअल प्रोसेस किस प्रकार का होता है। परसेप्चुअल का मतलब अगेन कि ये प्रोसेस, ये प्रोसेस जो चल रहा है मेरे परसेप्शन का, ये जो है ये किस प्रकार से ये चलता है, ये कार्य कैसे करता है। ठीक है, इसको याद करने के लिए इन्होंने एक छोटी सी शॉर्ट फॉर्म दी है, RSOIR। आर फॉर रिसीविंग, सिलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, इंटरप्रिटेटिंग एंड रिस्पॉन्स। ठीक है, यानी कि हमने क्या करा प्रोसेस में, जब मैंने कोई धारणा मुझे बनानी थी, कोई बिलीफ मुझे बनाना था, तो क्या हुआ, पहले मैंने इनपुट लिया यानी कि रिसीव करा, किसको, सेंसेशंस को। फिर जो प्रोसेस आया उसके अंदर मैंने सिलेक्ट करा। सिलेक्ट मतलब जो भी चीजें मेरे सामने है, कहते हैं ना कि अ, तुम्हें सुनाई वही देगा जो तुम सुनना चाहते हो, या फिर आपको दिखाई वही देगा जो आप देखना चाहते हो। आप कभी भी नोटिस कीजिएगा, एग्जाम्पल दे रही हूँ यहाँ पे, सॉरी, अगर आपका कुछ खो गया या आप कुछ ढूंढ रहे हो, वैसे ही ठीक है, आपकी क्लास है और आप ढूंढ रहे हो मेरे को ये वाले पेन से लिखना है, ये वाला पेन बहुत स्मूथ चलता है, फास्ट चलता है, तो आप सिर्फ उस पेन को देखोगे, आप ये नहीं देखोगे दूसरे कितने सारे पेन कौन से कलर के हैं कौन से कलर के नहीं है। आप सिर्फ उसी कलर के वो वाले ही पर्टिकुलर पेन को ढूंढ रहे हो। ठीक है,
तो आप सिलेक्ट कर लेते हो अपने दिमाग में। ऐसे ही ये सिलेक्शन प्रोसेस जो होता है इन रियल लाइफ में काम करता है कि आप उसी प्रकार के ही लोगों को अपने साथ या अपने जीवन में रखते हैं, या टीचर्स मान लीजिए, कुछ भी, बुक्स, या आपका आसपास का ग्राउंड, आपके पेड़-पौधे, सब कुछ, ठीक है? ऑर्गेनाइजिंग अगेन उन चीज़ों को व्यवस्थित करना, सॉरी मेरी थोड़ी हिंदी का व्यवस्थित करना, ठीक है? इंटरप्रिटेटिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ का मीनिंग निकालना, किसी भी चीज़ का अर्थ को निकालना कि ये क्या कहने का तात्पर्य है इसका, ठीक है? परसेप्चुअल आउटपुट्स मतलब कि अब क्या हुआ, मेरे को सेंसेस से कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ, उस ज्ञान में से मुझे क्या लेना है मैंने वो रखा, उसको ऑर्गेनाइज करके अपने दिमाग में रखा कि ये चाहिए ऐसे ऐसे है, और फिर उसका मीनिंग निकाला, ठीक है? यानी कि ऑर्गेनाइजिंग के यहाँ पे एक तरह से आप ये भी समझ सकते हो, सॉर्टिंग कर ली। अच्छा, खाने की बात हो रही है तो चलो खाने वाला डिपार्टमेंट मेरा ऑन हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पे फिर आ गया, मतलब खाने की बात हो रही है, खाने वाली चीज़ में क्या, गुलाब जामुन। अब गुलाब जामुन चला गया वहाँ पे, कितने गुलाब जामुन आपने आज तक खाए हैं वो उसमें आ गया। फिर इंटरप्रेट करोगे इसके अंदर कि इसके गुलाब जामुन अच्छे हैं, किसी और के अच्छे हैं, इसके भी अच्छे हैं। फिर आप और टेस्ट करोगे, बहुत अच्छे हैं, वेरी गुड। इसका कलर भी अच्छा है, इसमें चाशनी भी अच्छी डली हुई है, गरम भी है, बहुत अच्छी बात है। तो आप ये कहेंगे ये वाला बहुत अच्छा है, ठीक है? या फिर आप देखेंगे कि ये कहाँ के हैं, थोड़ा और उसके बारे में आप देखेंगे, ठीक है? परसेप्चुअल आउटपुट में क्या हुआ, वैल्यूज़, एटीट्यूड, बिहेवियर, ठीक है? किसी प्रकार का कोई भी आपको वैल्यू से मिल रही है, आपके आउटपुट में क्या चीज़ आई, आपने उसको, मैंने आपको आपसे पहले बताया था कि लर्निंग, ये सब कुछ चीज़ें थोड़ी डिफरेंट वर्ड है, जो टेक्निकली इनका मीनिंग थोड़ा अलग निकलता है, और जो हम हर रोज़ की दुनिया में बात को यूज़ करते हैं, वो अलग मीनिंग होता है। तो वैल्यूज़ यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है? वैल्यूज़ यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि किस प्रकार से ये आपके जीवन में आपके कार्य को कैसे ये और ज़्यादा पुख्ता करता है। पुख्ता से मतलब अ, कोई एक नई चीज़ या कोई एक नई नॉलेज, एक नई प्रकार का ज्ञान कैसे वो ऐड करता है। फिर उसकी वजह से जब वो आपने उसको ग्रहण किया, जैसे कि श्रीमद् भगवद गीता सबने पढ़ी है, यहाँ से समझते हैं। श्रीमद् भगवद गीता सबने पढ़ी, लेकिन किसने उसको अपने जीवन में धारणा के तौर पर या उसको अपनी लाइफ में लाने का प्रयास किया? समझा सबने, पढ़ा सबने, याद भी कर लिया, हिंदी वाला याद भी कर लिया, इंग्लिश वाला नहीं, हिंदी वाला हमने याद भी कर लिया। लेकिन उसको वैल्यू हम किस प्रकार से कर रहे हैं? सिर्फ़ जय श्री कृष्ण करके। लेकिन क्या हम उसकी वैल्यूज़ को समझ के अपनी लाइफ पे ला रहे हो? हाँ जी, ला रहे हैं। तो उसको हम वैल्यूज़ बोलेंगे। जब आप उसे अपने जीवन में, जीवन शैली में ला रहे हो। उससे क्या हुआ? मैंने लाने का प्रयास किया और एक दिन ऐसा आ गया कि जब मेरा एक बिहेवियर, मेरा आचरण ही ऐसा बन गया। ठीक है? ये, ठीक है? आचरण मेरा मतलब कि वो मैंने एटीट्यूड उसको हैबिट बनाने का प्रयास करा, अब वो धीरे-धीरे मेरे आचरण में उतर गया। जो साइंस के बच्चे हैं ना, उनको ये बात समझ आ जाएगी। हम एमेगडाला की बात कर रहे हैं, ठीक है? उसमें क्या होता है कि आप कोई भी चीज़, कोई भी प्रैक्टिस कर रहे होते हो ना, काफ़ी टाइम बाद, जब तक बहुत लंबा टाइम तक आप प्रैक्टिस करते हो, उसके बाद आपका एमिगडाला एक तरह का, आप समझ लीजिए कि एक तरह की याददाश्त बना के रखता है। आप ऐसा समझ सकते हो, ठीक है? वो एक ऐसा रिफ्लेक्स क्रिएट करवा देता है आपकी बॉडी में, जिसके लिए आपको सोचना नहीं पड़ता 10 बार, ठीक है? जैसे कि अगर हम योग में आते हैं, तो योग में हमारे साथ क्या होता है कि पहले लोग 3-3 बजे तो सो रहे थे। रात को जागते थे 3-4 बजे, तो 2 बजे वो सो रहे हैं। योग में आने के बाद उन्होंने महसूस करा कि नहीं, ये तो गलत टाइम है हमारे सोने का। तो धीरे-धीरे उन्होंने क्या करा, उन्होंने वैल्यू करा कि सुबह 3 बजे उठने की वैल्यू समझी उन्होंने। उन्होंने प्रयास किया कि 3 बजे उठना है, ठीक है? फिर बाद में वो कब उनके आचरण में आ गया, उनके बिहेवियर, उनके अंदर वो समा गया, रम गया। 3 बजे अपने आप उनकी आँख खुल जाती है सुबह में, ठीक है? ये क्या हो गया? ये एक तरह से मैंने आपको सिर्फ़ आदतों के थ्रू समझाया इस बात को, ठीक है? चलो। सेंसेशन वर्सेस परसेप्शन, ये एक बार आप देख लीजिएगा, नहीं समझ आएगा, नहीं क्लियर होगा, तो प्लीज़ मुझसे पूछ लीजिएगा, या एक बार मैं इसको रीडिंग दे देती हूँ क्योंकि आप लोग पढ़ते नहीं हो घर पे। सेंसेशन एंड परसेप्शन, ये कहता है प्रोसेस है ऑफ रिसीविंग इंफॉर्मेशन वाया आवर 5 सेंसेस, ठीक है? सेंसेशन क्या कहता है? एक सेकंड जी। सेंसेशन क्या कहता है? सेंसेशन कहता है कि मैं 5 जो मेरी ज्ञान इंद्रियाँ हैं, उनसे जो ज्ञान मेरे को प्राप्त हो रहा है और उससे फिर जिसको मीनिंग निकल पा रहा है, वो सेंसेशन है। तो परसेप्शन क्या हुआ जी? परसेप्शन कहता है प्रोसेस है।
इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना नहीं है ये लेकिन इंफॉर्मेशन आपने जो ली है उसके बाद का जो प्रोसेस हो रहा है ना, कि कैसे मैंने वो चीज मैंने समझी, जैसे कांटा चुभा यानी कि एक टच था, ठीक है, कांटा चुभा, उसके मैंने निकाल के उसको फेंक दिया, लेकिन मैंने वहां से क्या मैंने ज्ञान प्राप्त करा, मैंने ज्ञान ये प्राप्त करा कि इस जगह पे बहुत कांटे हैं, इस जगह पे बहुत कांटे हैं, तो पैरों मतलब मुझे संभल जाना चाहिए, ठीक है, संभल जाना चाहिए मुझे, या तो हमें थोड़ा अच्छी चप्पल हमें पहननी चाहिए, ठीक है ना, फुटवेयर मेरा अच्छा होना चाहिए, चप्पल अच्छी होनी चाहिए जिससे मुझे दोबारा दोबारा कांटे ना चुभे, ठीक है। तो उससे मैंने क्या धारणा बनाई कि आगे का पूरा रास्ता कटीला है, ये या तो मैंने इस प्रकार की धारणा बना ली, ठीक है। तो प्रोसेस ऑफ इंटरप्रिटेटिंग द इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड थ्रू द फाइव सेंसेस, तो जो भी मेरे को इंफॉर्मेशन मेरे जो फाइव सेंसेस है, ज्ञान इंद्रियां हैं, उनसे जो मुझे ज्ञान मिला है, जो मुझे इंफॉर्मेशन मिली है उनसे, उससे मैं मीनिंग क्या निकाल पा रही हूँ, वही बात जो मैंने अभी आपको समझाने का प्रयास किया। सोर्स इज द स्टिमुलाई ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सेंसरी ऑर्गन, सोर्सेज क्या होते हैं इसके, हमें किसके कहाँ से हमें मिलता है, सेंसरी, अगर हम सेंसेशन की बात करें तो उसका स्रोत क्या है, स्रोत कहाँ से आता है, सेंसरी ऑर्गन्स जो है हमारे फाइव सेंस ऑर्गन्स, इसका स्रोत क्या है, इसका इंफॉर्मेशन है सेंट टू द ब्रेन थ्रू थ्रू सेंसेशन, यानी कि सेंसेशन होगी, ये जो करेगा उसके बाद का चरण जो है वो परसेप्शन है, ठीक है ना। जाहिर सी बात है जब मैंने ज्ञान अर्जित करूंगी तभी तो कोई धारणा बना पाऊंगी, ठीक है। रिजल्ट्स इन परसेप्शन, ये क्या करता है, रिजल्ट्स इन ये बात को ही रिपीट कर रहा है यहाँ पर इनडायरेक्टली, ठीक है, कि इसका अंतिम जो कहेंगे कि इसका अंतिम पड़ाव क्या होता है उसको परसेप्शन बोला जाता है, किसके, सेंसेशन के। ये किस में रिजल्ट करता है, इन इंटरप्रिटेटिंग एंड गिविंग मीनिंग टू द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड, यानी कि एक्चुअल में आपने किसी भी ज्ञान को जो आपने देखा उसको टटोलने के बाद आपने उसका निष्कर्ष क्या निकाला, वो है आपका परसेप्शन, ठीक है, निष्कर्ष। अ जनरल बायोलॉजिकल प्रोसीजर, एक जनरल बायोलॉजिकल प्रोसीजर है कौन, सेंसेशन, लेकिन ये जो है ये साइकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस रखता है, क्योंकि मानसिक तौर पे है। अभी इसने बायोलॉजिकल क्यों बोला, क्योंकि थॉट्स को बायोलॉजिकल नहीं बोल सकते आप ना, आप किसी चीज को छू सकते हो, उन सब चीजों को बायोलॉजिकल बोल सकते हैं ना, जो चीज छुई जा सकती है, या हम जिस चीज को कहीं ना कहीं, जो हमारे फाइव सेंस ऑर्गन्स हैं उनको हम बायोलॉजिकल प्रोसीजर पे कह सकते हैं ना, कि आंख नाक मुंह उनको हम इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन आप क्या सोच रहे हो, आपके विचार धारणा क्या है, उसको हम साइकोलॉजी के अंदर लेकर चलेंगे, इसलिए हम साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, और साइकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ज्यादा रखता है, पर्सन्स पास्ट एक्सपीरियंस एंड आइडियोलॉजीज अफेक्ट डायरेक्टली, ठीक है, इसको हम इसलिए साइकोलॉजिकल वे में ज्यादा लेते हैं रेदर देन बायोलॉजिकल, ठीक है। अब तीसरा चरण क्या है हमारा, अटेंशन का, अटेंशन क्या कहते हैं, यानी कि सावधान, नो, नॉट सावधान, यहाँ पे अटेंशन का मतलब आता है कि ऐसी सतर्कता आपके आसपास की, और अपने मन में, अपने चेतना में इस प्रकार की एक जागरूकता लाना, जिससे कि आपके आसपास क्या हो रहा है वो, आपके अंदर क्या हो रहा है वो, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, हम हमेशा योग में क्या कहते हैं कि अपनी बॉडी की सुनो, अपनी बॉडी की सुनो, अगर वो कह रहा है प्यास लगी है तो पानी पियो, अगर वो कह रहा है कि ये दवाई खानी है तो खा लो, अगर वो ये कहता है कि नहीं, आपकी बॉडी आपको बता देती है वैसे कि ये प्रॉब्लम आने वाली है, कुछ ना कुछ वो सिम्टम्स दिखाना शुरू कर देती है, अगर आप उसको नजरअंदाज करते हो तो ये एक अलग बात है, लेकिन वो सिग्नल सारे देती है, ठीक है, वो आपको बताती जरूर है कि ये प्रॉब्लम होने वाली है तो ये मत करो, लेकिन अगर मन कंट्रोल में होगा तो कर पाएंगे, मन कंट्रोल पे नहीं होगा तो उस बात को बिल्कुल ही साइड में कर देंगे, अच्छा ठीक है ना, ओके, हम मन में कोई बात आई भी थी कि नहीं आई थी वो भी ध्यान नहीं आएगा। कई लोगों के साथ क्या होता है कि बहुत दिन हो गए सर दर्द नहीं हुआ, उसी वक्त सर दर्द स्टार्ट हो जाएगा, या उसके थोड़ी देर बाद सर दर्द स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन होगा। कुछ लोग कहेंगे अरे आज बहुत दिन हो गए ये नहीं हुआ, उसी दिन हो जाएगा। बॉडी के अंदर जो एक एक ये जो अटेंटिवनेस है ना, ये हमारी इनर बॉडी के साथ है, ठीक है, हमारी बॉडी के जो सिक्स सेंस है ना वो इनर बॉडी के साथ हो रही होती है। आउटर वर्ल्ड में क्या है, आउटर वर्ल्ड में हमें अटेंशन किस प्रकार की रखनी होती है, चोरी ना हो जाए, अच्छा, यहाँ पे क्या कब इंफॉर्मेशन आने वाली है, जैसे हम कहते हैं कि वो अनाउंसमेंट्स होने वाली है, उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए, उस बात पे थोड़ा ध्यान दीजिए, कहाँ पे क्या बोर्ड लगा है वाइल ड्राइविंग,
कि किस तरफ राइट करना है, लेफ्ट करना है, मेरा रूट क्या है, उस तरह की अटेंशन होगी जो आउटर वर्ल्ड में है। दूसरों को समझना कि टॉक्सिक पीपल के साथ तो नहीं रह रहे, जैसे आजकल के टाइम में एक नया वर्ड स्टार्ट हुआ है, बड़ा ट्रेंड में है, रेड फ्लैग और ग्रीन फ्लैग। ये रेड फ्लैग के फ्रेंड्स हैं, इनको अलग रखो, ये ग्रीन फ्लैग वाले फ्रेंड्स हैं, इनको अपनी लाइफ में रखो। ग्रीन फ्लैग से मतलब ये है यहाँ पर हरी झंडी वाले, वो वाले लोग कि की जिन लोगों के साथ या जिन लोगों के हमारी लाइफ में होने से हमें ज़्यादा खुशियाँ मिलती हैं। लेकिन जो लोग हमारी लाइफ में रेड फ्लैग वाले, वो लोग जिनकी वजह से हमारी ज़िंदगी और दूरवर हो जाती है, या हम कहें कि उनकी वजह से नकारात्मक ऊर्जा का संचार ज़्यादा होता है। इंसान दुखी ज़्यादा होता है, ठीक है? अटेंशन में अब क्या कहेंगे इसको, हम एक बार टेक्निकल लैंग्वेज में देख लेते हैं। अटेंशन इज़ defined as a process of paying focus of a particular stimulus while presenting in many stimulus। ठीक है, अब ये क्या कहना चाह रहा है कि बहुत सारी चीजों में से किसी एक चीज पे ध्यान देना। टेक्निकली ये बात कहना चाह रहा है। अब हम जब कहते हैं कि अटेंशन प्लीज, हम ये बोलना चाहते हैं, कहते हैं स्टार्टिंग बोलते हैं अटेंशन प्लीज, या फिर हम कहेंगे आपका जो फोकस है, क्या का अटेंशन क्या है, कि किस चीज को ज्यादा अटेंशन देता है, आप इसको ये भी कह सकते हो। यहाँ जो ये कहना चाह रहे हैं टेक्निकल वर्ड के साथ, वो ये है कि इस बात पे ज्यादा अटेंशन देना, ज्यादा फोकस करना। इसको आप ऐसे लिख लेंगे तो थोड़ा इजी रहेगा आपका फोकस, ठीक है। यू आर स्टैंडिंग इन अ मार्केट एंड हैव टू बाय एन ओनली एप्पल, देन यू वांट टू सी ओनली एप्पल। जैसे मैंने आपको पीछे अभी एग्जांपल दिया था कि आपको पेन ढूंढना है तो उस पर्टिकुलर पेन को ही ढूंढोगे, ठीक है। फोकस आपका उस प्रकार का ही रहेगा। अब टाइप्स ऑफ अटेंशन कैसे होते हैं, एक होता है इनवॉलंटरी और एक होता है वॉलंटरी, यानी कि मेरी इच्छा के अनुसार और मेरी एक बिना बिना इच्छा वाले, ठीक है। यू आर सिटिंग इन अ क्लास एंड वांट टू फोकस ऑन स्टडी, I want to focus on study, but a loud noise is coming from the out of the class. Your focus is going to repeatedly to that noise. इसका एक ये भी एग्जाम्पल समझ लीजिए, और भी इसके एग्जाम्पल हैं। आपकी बड़ी अच्छी बेस्ट फ्रेंड बैठी है और क्लास में कोई पढ़ाई हो रही है, आपका मन करेगा मैं तो अपनी फ्रेंड का खेलूं या उससे बात करूं, या कल कुछ ऐसी बात हुई थी पहले उसको वो बात बताऊं। क्लास तो गई भाड़ में, छोड़ो, ये देखेंगे मैम क्या पढ़ा रही है, छोड़ो। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, ठीक है। कुछ होते हैं कि इनवॉलंटरी में क्या होता है इनके साथ कि इनवॉलंटरी को आप यहाँ पे ना एक चीज से समझ लीजिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। वो चीज जो आपके कंट्रोल में नहीं है, हम ये वॉलंटरी और इनवॉलंटरी मसल्स के बारे में पढ़ते हैं ना, ये बिल्कुल वैसे ही है। ये आपके कंट्रोल में नहीं है कि जो शोर मच रहा है ना वो बाहर की तरफ से है। एग्जाम पास आ गए हैं और बाहर किसी का जगराता हो रहा है, चलिए जी ठीक है। आप सोने की प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आपके पास बैठ के आपके पेरेंट्स किसी से फोन पे बात कर रहे हैं जोर जोर से, ठीक है। एक ये भी चीज हो सकती है। इनवॉलंटरी है मतलब जिसमें आप कुछ, आपका कोई रोल नहीं है, मतलब आपका कोई कंट्रोल नहीं है उसको जाके रोकने का, उसको कम करने का, कुछ करने का, एक आपका कोई रोल नहीं है, ठीक है। उस चीज को आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए जब हम योग करते हैं तो योग में क्या कहते हैं, बाहरी दुनिया से बिल्कुल कटने का प्रयास करते हैं। लेकिन इसकी प्रैक्टिस जो होती है शुरुआत में, जब देखेंगे योग में, जब हम बिल्कुल इनिशियल डेज में होते हैं, बिल्कुल आरंभ अवस्था में जब हम होते हैं, तो क्या होता है कि उस इनिशियल स्टेज के अंदर पहले आपको कहा जाता है कि एक ऐसा रूम लो, और जो उपनिषद में आप पढ़ेंगे ना, हर जगह पे, हठ योग में भी हर जगह पे, कि अभ्यास कहाँ करना चाहिए। ये बात अभ्यास की हो रही है, ठीक है। आप परिपूर्ण योगी बन गए हैं, उसकी बात नहीं हो रही। लेकिन परिपूर्ण योगी बनना है, उसका जो अभ्यास है वो एकांत में ही होगा। किसमें होगा, वो एकांत में ही होगा, ठीक है। बिल्कुल आइसोलेटेड एरिया में ही होगा, उसमें वो शोर गुल ऐसी जगह पे नहीं होगा। क्या कहीं पढ़ा है आपने कि योग के जो आपकी जो साधना है या आपकी जो प्रैक्टिस है या आपका अभ्यास है वो शोर में होना चाहिए? नहीं ना, कहीं नहीं पढ़ा होगा आपने, कहीं पढ़ोगे भी नहीं, मिलेगा ही नहीं पढ़ने को, ठीक है। क्योंकि उससे क्या होगा, जो आपके अंदर का जो
जो आपका ध्यान है वो भंग होता रहेगा। और योग आपको क्या सिखाता है स्टार्टिंग में, जब आपको एक बार आपने सीख लिया ना अकेले में इस चीज को या इस प्रक्रिया को सीख लिया करने के लिए, आपने अपने अंदर एक काबू पा लिया, आपने अपने अंदर एक विजयी पा ली, जो आपने अभ्यास किया उसकी वजह से, उसके बाद आपको शोर में भेज दो फिर फर्क नहीं पड़ेगा। फिर आपसे कह दिया जाए ना कि इस बात पे ध्यान दो, आप सिर्फ उसी बात पे ध्यान दोगे। आ, कौन से वो राजा थे, अम, संयुक्ता किस किन किन की वाइफ थी, क्या नाम था उनका, पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान जी के साथ क्या था, उन्होंने अपनी अटेंशन इतनी स्ट्रांग बना रखी थी, सुनने की शक्ति इतनी स्ट्रांग कर रखी थी कि उनको ये पता था किस दिशा से आवाज आ रही है। उन्होंने अपने को इतना प्रबल और इतना अच्छा कर रखा था। और भी अगर हम इसमें एग्जांपल देंगे, कई कई लोग होते हैं जैसे कि अच्छा अ, जो देख नहीं सकते हैं, जो ब्लाइंड होते हैं, उन्होंने अपने आप को कैसे स्ट्रॉन्ग कर रखा होता है, उनका फोकस कहाँ होता है, वो इन चीजों पे ध्यान देते हैं कि मेरे स्टेप्स कितने चल रहे हैं। अब दुनिया जितना मर्जी कुछ बोल ले, आप उनसे बातें करते हुए चल रहोगे, लेकिन उनका दिमाग ना उस तरफ ही चल रहा होगा पहले। वो अपना फर्स्ट जो उनका प्राइमरी दिमाग है ना, वो इसी पे चल रहा होगा कि कितने स्टेप्स हो गए, यहाँ वहां कुछ और तो नहीं था। आप कभी भी नोटिस कर लीजिएगा, उनके साथ हमेशा ऐसा रहता है। ठीक है, लेकिन अगर एक हम आम जिंदगी में देखें कि कोई स्पेशल एडिट नहीं है या इस तरह का कोई स्पेशल स्किल नहीं है, तो आप देखेंगे हम इन सब चीजों को इग्नोर करते हैं, बातों बातों में भूल जाते हैं। ठीक है, आप वॉलंटरी में क्या बात कहना चाह रहे, सॉरी, वॉलंटरी में क्या कहना चाह रहे, यू आर सिटिंग इन सेम क्लास एंड योर कंप्लीट फोकस इज ऑन स्टडिंग ऑन द टीचर। ठीक है, अब आप उसी क्लास में बैठे हो, और वॉलंटरी अटेंशन का मतलब क्या होगा, वैसे ये एग्जाम्पल गलत है, सॉरी, एग्जाम्पल सही है। वॉलंटरी का मतलब ये हो गया कि आप सेम उसी क्लास में बैठे हो, वहां बाहर शोर मच रहा है अभी भी, लेकिन आपने पूरी कोशिश करी वहां पे अपना ध्यान बनाए बनाए रखने की। ठीक है, ये आपका वॉलंटरी अटेंशन हुआ। ठीक है, इनवॉलंटरी अटेंशन क्या हुआ, बार बार शोर की तरफ जाना, और वॉलंटरी क्या हुआ, बार बार अपनी पढ़ाई पे ध्यान लगाना। ठीक है, और जो लोग इनवॉलंटरी पे अपना काबू पा लेते हैं ना, कि बार बार अपना ध्यान नहीं भटकाते, वो उनका जो इंटेलिजेंस है, हम उनको कहते हैं कि इसका ध्यान बड़ा पक्का है, या कहें कि ये जो पढ़ाई में पढ़े बैठते हैं ना, तो इनको कुछ नहीं सूझता, फिर तो आप इनको खाना दे दो या कुछ भी कर लो, वो उनका इनवॉलेंट्री अटेंशन जो है ना, वो उनके काबू में होगा। ठीक है, आई एम सॉरी। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग अटेंशन, किस किस मैम प्रकार बस से रहने अटेंशन, दीजिए। हो गई है। इसको एक बार देख लें बस प्लीज, ये वाले को एक मिनट देखो कितना बड़ा है। हाँ जी, इसको कंप्लीट करें, सिर्फ ये वाला पेज रह जाएगा, देन विल गो टू लर्निंग, वो नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे। ठीक है सौरभ जी, थैंक यू। चलो, ठीक है मैम। अच्छा, थैंक यू। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग अटेंशन, किस प्रकार से हम अटेंशन को अफेक्ट होने देते हैं। एक एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो हमने भी समझा। अब एक्सटर्नल फैक्टर्स के अंदर क्या क्या चीजें आ जाएंगी, नेचर ऑफ स्टिमुलस, की जो मैंने कहा ना कि कहीं की कोई भी चीज जिसकी वजह से आपको कोई भी ज्ञान आपको जो प्राप्त हो रहा है, स्टिमुलस अट्रैक्ट यू टू गेट अटेंशन ऑन देम लाइक अ ब्यूटीफुल फ्लावर। वो आपको प्रतीत होगा, जैसे कहते हैं ना कि आपके आसपास की जो चीजें हैं वो आपको प्रतीत होंगी। हाँ, हम इसका योग में एक ही लाइन में अगर मैं इसको बात को फिनिश करना चाहूँ, तो सांसारिक सुख जो होते हैं क्या वो आपको योग की तरफ जाने देंगे, कभी नहीं। तो जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं योग के लिए, योग की भाषा में हम समझे तो योग में एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या होगा, सांसारिक सुख या दुख, दोनों चीजें, दोनों ही आपको योग की तरफ आने नहीं देती या योग करने नहीं देती। इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस, जितना गहरा होगा ना, या जितना स्ट्रांग होगा बाहर का स्टिमुलस, या बाहर का जो कहें कि जो सांसारिक सुख है या दुख है, उसका भाव कितना स्ट्रांग होगा ना, उतना ज्यादा मुश्किल होगा योग में रहना। उस पे भी डिपेंड करता है, किसी का दुख बहुत गहरा था, किसी का नहीं था, तो नहीं हुआ। ठीक है, यू आर सीइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स बट गिव अटेंशन टू गिव अटेंशन ऑन इंटेंस स्टिमुलस। एग्जांपल, टू बल्ब्स, one is high intensity, another is low, जो मैंने आपको समझाया, I think that is a better one rather than this one. ठीक है, size of stimulus,
मोर अटेंशन ऑन बिग थिंग्स, लेस अटेंशन ऑन स्मॉल थिंग्स। जैसे सांसारिक सुख के अंदर हम देखेंगे तो हम कहेंगे मूलतः सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है, आप उस पर ज्यादा ध्यान दोगे सांसारिक चीजों में। छोटी छोटी सांसारिक चीजें आपको इतनी परेशान नहीं करेंगी जितनी आपको बड़ी करेगी, ठीक है। एक्सटर्नल फैक्टर्स का ये कम्प्लीटली नहीं भी रहता है। लोकेशन होती है जो हमें थोड़ा, हम देखते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स के अंदर, वही जैसे हमने कहा कि कहाँ अभ्यास करना चाहिए, एकांत में करना चाहिए, किस जगह पे करना चाहिए, यानी कि सुराज्य सुभिक्षे वाला बात हो गई, ठीक है। और फिर आता है रिपीटिशन, कैसे हम अपने आप को बार बार एक्सटर्नल फैक्टर्स के अंदर अपने अपने आप को कैसे बार बार उसके रिपीट कर रहे हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स कैसे कैसे बार बार रिपीट हो रहे हैं। अब आप इसको ऐसे समझ सकते हो जैसे कि यहाँ तो इन पोस्टर्स का एग्जांपल दिया है। डिस्टरबेंस के अंदर हम कहें या फैक्टर्स जो हमें ये हमारी अटेंशन ग्रैब करते हैं, नॉट डिस्टरबेंस, जो हमारी अटेंशन ग्रैब करते हैं, बार बार चीजें रिपीट होती रहती हैं, वो सब चीजें इसमें यहाँ पे इन्होंने पोस्टर्स को लिया रोड साइड के, ठीक है। अब इसमें आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी, जैसे कि आपको ये पता है कि इस टाइम पे ये वाला टीवी पे ये वाला प्रोग्राम आता है, या फिर आपको पता है कि ओहो फिर से ये टीवी देखने बैठ गए, 9 बज गए हैं, ओ आज तो ट्यूसडे है, आज तो घर के बाहर वो लगेगा, क्या नाम है, बाहर कोई कीर्तन होगा या जगराता होगा, आज फिर से कोई ना कुछ पूजा पाठ होगा, ट्यूसडे है ना, आज बहुत देर तक आरती चलेगी। एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है। एक एंजॉय करते हैं, ठीक है, एक्सटर्नल्स को, और एक एंजॉय नहीं करते हैं, ठीक है। कुछ भी कह सकते हैं हम इसमें। डेफिनेट शेप ऑफ स्टिमुलस, राउंड बॉल वगैरह, ये अच्छा कुछ लोगों को शेप्स के साथ भी होता है कि उनका ध्यान उस तरफ ज्यादा रहता है, ठीक है। फिर आइसोलेशन, वन इज डिफरेंट इन क्राउड, ये क्या कहना चाह रहे हैं, ये अपने खुद को अलूफ करने की बात कर रहे हैं भीड़ में, ठीक है, भीड़ में अकेला महसूस करना, वो वाली बात, ठीक है। मूवमेंट ऑफ स्टिमुलस अटेंशन मोर, ठीक है, जैसे जैसे मूवमेंट हमारी स्टिमुलस की होती है उस प्रकार का हमारा जो ध्यान है उसकी तरफ और ज्यादा आकर्षित भी होता रहता है। इंटरनल फैक्टर्स कैसे होते हैं, एक्सटर्नल हमने समझ लिया बाहरी तौर पे कैसे कैसे है, और इंटरनल कैसे रहेंगे। इंटरेस्ट किस प्रकार का है किसी भी इंसान का, इंटरनली बात कर रहे हैं आप किसी इंसान को जज करने की, ठीक है। यहाँ पे तो हमने देख लिया कि कोई इंसान बाहरी तौर पे कैसे जा रहा है, जैसे कि जब देखो ये तो देखो हमेशा मंदिर वगैरह जाते रहते हैं, या ये वाला नाम को जाप करते हैं, मान लीजिए ये वाला नाम जाप करते हैं, या इस प्रकार से कपड़े ही ज्यादा रिपीट करते हैं, ये हमेशा व्हाइट कलर के कपड़े ज्यादा पहनते हैं, जैसे योग में कहते हैं ना व्हाइट कलर के कपड़े ज्यादा आप देखेंगे, उस प्रकार के कपड़े ज्यादा पहनते हैं, या किसी प्रकार से कोई भी बात को कह सकते हो। और फिर डेफिनेट शेप ऑफ स्टिमुलस, स्टिमुलस मीन्स कोई भी ज्ञान है, उसमें से किसी प्रकार के कोई शेप को पर आप ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, या वो ज्यादा ध्यान देते हैं इस प्रकार की शेप्स पे, किसी चीज पे भी। अब शेप यहाँ पे सिर्फ राउंड बॉल की बात नहीं हो रही है, शेप सिर्फ इस प्रकार की डेफिनेट शेप के ऊपर बात भी नहीं हो रही है, ठीक है, डेफिनेट शेप की बात भी नहीं हो रही है कि अगर आप कहीं एक्सटर्नल की अगर हम बात करते हैं, इसमें आप इस चीज को समझ सकते हैं, यहाँ राउंड बॉल से जैसे ओम के ऊपर लगी हुई बिंदु, एक्सटर्नल फैक्टर के जो बाहरी तौर पे आप ध्यान लगाने के लिए यूज कर रहे हो, अटेंशन दे रहे हो उसके ऊपर, ठीक है। देन आइसोलेशन में हो गया वही, वन इज डिफरेंट इन क्राउड, आप योग में हैं, आप अपना अभ्यास अंदर कर रहे हैं, आप अपना जो अजपा जाप कर रहे हैं अंदर ही अंदर, सोहम का जाप कर रहे हैं आप, चाहे चाहे कृष्ण पाठ करें, कोई पाठ आपका 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 इंटरनली आपका चल रहा है, तो आप दूसरों से अपने आप ही अलूफ हो गए, आप पहले ही अलग हो चुके हो, ठीक है। या फिर थिंकिंग पैटर्न से भी कह सकते हो, आप अटेंशन जो आपका है किस चीज पे है, आपका मंत्र जाप पे चल रहा है अंदर ही अंदर, ठीक है, अपने ऊपर चल रहा है। मूवमेंट ऑफ स्टिमुलाइज जितना ज्यादा होता जाएगा उतनी ज्यादा अटेंशन उनकी बढ़ती चली जाएगी। इंटरनल फैक्टर्स के अंदर यही आ गया, पीपल्स इंटरेस्ट, जैसे कि स्टाइलिश ड्रेसिंग हो गई, या फिर मैं कहूंगी पीपल इंटरेस्ट के अंदर ये आएगा, इंटरनल फैक्टर्स के अंदर ये आएगा मेजरली कि इंसान को पढ़ना क्या ज्यादा पसंद है, क्योंकि वो ब्रेन में ज्यादा वो चीज जाती है, कौन सी चीज इनको ज्यादा खुश देती है, आसपास के कलर्स कैसे यूज करते हैं ये, किस इनके घर के अंदर कलर किस प्रकार के हैं, बेड के वॉल्स के इन सब के, ठीक है। मोटिव्स क्या हैं, विश टू गेट एक्सेट्रा, जैसे कि क्रिकेट या मेकअप, जैसे कि होता है ना कि लड़कियों को पिंक कलर बहुत पसंद है, या फिर उनको आ, इस तरह के प्रोग्राम ज्यादा पसंद है, या उनको शॉपिंग करना बहुत ज्यादा पसंद है, क्या उनको ज्यादा मोटिवेट करता है। मैं एग्जांपल दे रही हूँ, प्लीज सारी लड़कियां ऐसी नहीं होती हैं,
मैं भी हूँ ठीक है। तो लड़कों को क्रिकेट ज्यादा पसंद है, वो हम सब जानते हैं कि हर एक को क्रिकेट देखना पसंद नहीं है, लड़कियां भी हैं जिनको क्रिकेट देखना पसंद है। ठीक है, मेंटल सेटअप कैसा है? प्रिपरेशन ऑफ यूजीसी नेट। मेंटल सेटअप में यहाँ पर आपका आ गया फोकस। कोई लोग नीट की तैयारी कर रहा है, कोई नेट की तैयारी कर रहा है, कोई जेई की तैयारी कर रहे हैं, कोई क्लैट की तैयारी कर रहे हैं, वो सब कुछ। जैसे हम योग के लिए हम योग में किसकी तैयारी कर रहे हैं? राजयोग की। ठीक है, मेंटल सेटअप। या हठ योग में आप ये भी बोलते हो कि हठ योग आज प्रिपेयर करेंगे, लेकिन अल्टीमेट गोल क्या है? राजयोग। ठीक है। फिर आता है एम। एम थिंग्स रिलेटेड टू अ ब्रेन एम। अब मैंने करा तो सही हठ योग, पर हठ योग किस लिए करा? मैंने राजयोग के लिए। ठीक है। अल्टीमेटली मुझे क्या लाइफ का चाहिए? ठीक है, अल्टीमेट। अब राजयोग में भी हमारा अल्टीमेट क्या है? अगर हम एम की बात करें, राजयोग में अल्टीमेट एम क्या है हमारा? परमात्मा से मिलन। ठीक है, या फिर कैवल्य प्राप्ति बोल बोल दीजिए, आप यहाँ पे कह सकते हो। ठीक है। मीनिंगफुल थिंग्स अट्रैक्ट अस मोर। पर ये सबके साथ नहीं होता, ये सबके साथ नहीं होता। कुछ लोगों को बेकार की चीजें भी बहुत अट्रैक्ट करती हैं, कुछ लोगों को जंक फूड बहुत अट्रैक्ट करता है। क्या वो मीनिंगफुल होता है? नहीं, ये तो नहीं होता। जंक फूड सबको पता है ना कितना बेकार है, उनसे कुछ नहीं निकलता। जैसे मैं कहती हूँ ना कि अगर आप गीले तौलिए को निचोड़ने का प्रयास करेंगे तो उसमें से पानी निकलेगा, कुछ रस तो कुछ कुछ तो, जो भी, चाहे ऑयल में आपने भिगोया, पानी में भिगोया, किसी में भिगोया, उसमें से कुछ निकलेगा। जंक फूड तो ऐसा है जिस एक सूखे तौलिए को आप निचोड़ने का प्रयास कर रहे हो, उसमें से क्या ही निकलेगा? उसमें से कुछ नहीं निकलेगा। जंक फूड वो है। इसका दूसरा भाव भी एक आप समझ सकते हैं कि जितना बेकार या कहें निम्न स्तर का, अगर आप रॉ मटेरियल लेंगे एक इमारत को बनाने के लिए, तो इमारत कैसी होगी? वो उतनी जल्दी ढहेगी, उतनी जल्दी वो टूटेगी, इतनी जल्दी उसके अंदर व्याधियां आनी शुरू हो जाएंगी। उसी प्रकार हमारा शरीर जो है वो किस प्रकार का निर्माण हो रहा है? जो जंक फूड है वो एक निम्न प्रकार का रॉ मटेरियल है हमारी बॉडी का। अगर वही बच्चा या बड़ा कोई भी उसे कंज्यूम कर रहा है, तो उसका शरीर कितनी जल्दी ढह जाएगा, इस बात का मुझे बताने का मुझे नहीं लगता कि हमें डिस्कशन इसके ऊपर करना चाहिए। हम योग में हैं, ये हम सब इस बात से जानते हैं, वाकिफ हैं। अब करेंगे लर्निंग हम कल। ओके, यहाँ तक किसी को कोई भी किसी प्रकार का कोई प्रश्न?